बच्चों सुप्रभात। मैं अखिलानंद मिश्रा, LPM पब्लिक स्कूल गोला बाजार, जिला गोरखपुर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 पाठ 1 भाग 2, विषय हिंदी व्याकरण। हमारा प्रकरण जो है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के विषय में हम पढ़ेंगे। आज हमारा जो बिंदु है पढ़ने का वह है लिपि। लिपि हम पढ़ेंगे। हम भाषा तक पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे भाग 2 में लिपि। देखिए बच्चों, मनुष्य को जब अपने घर से दूर जाना पड़ता था या अपना विचार एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करना होता था या विचारों को पहुंचाने की जब आवश्यकता पड़ी हुई, तब उसने अपने मुख से निकली हुई ध्वनियों को, मौखिक ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया था उसे हम लिपि कहते हैं। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि अनेक शिलालेख प्राचीन काल में थे, उन पर कुछ वो रूढ़ चिन्ह और चिन्ह को बना देते थे। यानी अपने अंदर, उनके अंदर ज्ञान नहीं था, लेकिन उस रूढ़ चिन्हों के द्वारा उस सांकेतिक रूप से लिख देते थे, जिसको आगे चल करके वही लिपि में परिणत थे। इसे ब्राह्मी लिपि का आपने नाम सुना होगा। ठीक उसी प्रकार देवनागरी लिपि जो है की उत्पत्ति से हिंदी की उत्पत्ति है। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा की लिखने की लिपि जो होती है वह होता है देवनागरी लिपि। बच्चों, अब हम लिपि के विषय में पढ़ेंगे। लिपि किसे कहते हैं? तो कह रहा है किसी भी भाषा को लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने की या लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ढंग को लिपि कहते हैं। बच्चों, अब ये बड़ी विकट प्रश्न है, ये बहुत एक अजीब प्रश्न है कि किसी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो जैसे ये भी तो कहीं से आया, ऐसे जो शिलालेखों पर लिखे जाते थे या तमाम प्रकार के चिन्ह जैसे बना दिए जाते थे, तो क्या थी? एक विशेष प्रकार की लिपि थी जिसके विषय में हम पढ़ते हैं। प्रत्येक भाषा में हर ध्वनियों के लिए एक निर्धारित चिन्ह होता है। इन चिन्हों से ही मौखिक भाषा को लिखित रूप में हम प्रकट करते हैं। प्रत्येक भाषा की हर ध्वनियों का एक चिन्ह होता है और उस निर्धारित चिन्ह से ही हम मौखिक भाषा को लिखित रूप देते हैं। दुनिया की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लिपियों में विभक्त हैं, अलग अलग लिपियों में लिखी गई हैं, लेकिन देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ वो प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ। यानी अब हो गया देवनागरी लिपि। ठीक, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? किस लिपि से हुआ? तो अब क्या उत्तर देंगे? ये प्रश्न मान लीजिए हो गया, यह उत्तर हो गया। कौन सी लिपि? तो आप उसका सीधे उत्तर देंगे कि यह प्राचीन ब्राह्मी लिपि।
प्राचीन ब्राह्मी, प्राचीन जो ब्राह्मी जो लिपि थी, लिपि से, ठीक। यानी देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो प्राचीन ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ, ये आज जान जाइए। तो हर भाषा लिखने की लिपि अलग अलग है। जैसे हम लिखते हैं हिंदी, संस्कृत, गुजराती, नेपाली, मराठी, कोंकणी, ये जितनी भाषाएं लिखी जाती हैं उस भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। और वही एकमात्र भाषा पंजाबी, जिसको हम गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं, फारसी उर्दू में लिखते हैं, उर्दू भाषा में, रोमन जो लिपि हमारी है उसमें अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाएं लिखी जाती है। बांग्ला जो है, बांग्ला देखिए, बांग्ला एक ऐसी भाषा है जिसकी लिपि भी बांग्ला ही है। चित्रलिपि चीनी भाषा में लिखी जाती है। तो ये है हमारी लिपियों का विषय में जानकारी। अब हम पढ़ते हैं बोली, पढ़ते हैं बोली। बोली देखिए, भाषा और बोली में अंतर है, ठीक। बोली जो होता है भाषा का प्रारंभिक रूप होता है। अब बोली का जो क्षेत्र होता है वह सीमित होता है, लेकिन भाषा की जो क्षेत्र होता है वह व्यापक होता है। यानी बोली का कोई लिखित प्रमाण आपको नहीं मिलता है, लेकिन भाषा का लिखित प्रमाण होता है और इसका अपना कोई लिखित लिपि का कोई बोली का कोई लिखित साहित्य नहीं होता है और न इसमें साहित्य की रचना होती है, ठीक। बच्चों, जब एक ही भाषा को अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में, एक ही भाषा को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के लोगों के द्वारा बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जब एक ही भाषा को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में बोली जाती है तो उसे हम बोली कहते हैं। जैसे हिंदी हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी तथा पश्चिमी, आंध्र प्रदेश तथा बिहार में क्या बोली जाती है। यानी हर एक प्रांत में बोली एक अलग है, क्षेत्र विशेष की सीमित स्तर तक है, लेकिन भाषा वहाँ की एक व्यापक स्तर पर है उस राज्य के। तो हर जगह थोड़ा थोड़ा बोली का रूप बदला बदला मिलता है। जैसे ब्रज, अवधी, मगही, बुंदेलखंडी, पहाड़ी, हिंद, मारवाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, ये सब हिंदी की बोलियां हैं, ठीक। अब बोली किसे कहते हैं? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को, भाषा के क्षेत्रीय रूप को, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली कहते हैं। यानी बोली की जो परिभाषा है, भारत की भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, ठीक। भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। अब भाषा और बोली में अंतर पड़ेगा। भाषा और बोली में अंतर पड़ेगा, ठीक। भाषा और बोली में अंतर पड़ेगा। क्या है अंतर? भाषा और बोली में अंतर, भाषा और बोली में अंतर।
अंतर करेंगे। जैसा कि पहले बताएं कि भाषा का क्षेत्र जो होता है वह व्यापक होता है, बोली का जो क्षेत्र होता है वह सीमित होता है। भाषा का अपना एक लिखित साहित्य होता है, जबकि बोली का कोई लिखित साहित्य नहीं होता है। ठीक बच्चों, अब हम पढ़ेंगे उपभाषा। क्या पढ़ेंगे? उपभाषा। उपभाषा ये क्या होता है? उपभाषा जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है तो उसमें साहित्य रचना होने लगती है। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है तो उसमें साहित्य रचना होने लगती है, तो बोली उपभाषा बन जाती है। नहीं समझे? कह रहा है जब बोली का क्षेत्र जब बढ़ जाता है तो उसमें साहित्य की रचनाएं होने लगती हैं और बोली क्या बन जाती है? वहाँ की उपभाषा हो जाती है। जैसा कि ब्रज तथा अवधी हिंदी की बोलियां हैं और इसमें साहित्य की रचना हुई है, पता यह उपभाषाएं कहलाती हैं। सूरदास ने ब्रज भाषा में दोहा लिखा, तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा, तो अब बोलियां थी, भाषा नहीं थी, इसीलिए इस साहित्य की इसमें रचना हुई, तो इसलिए उसको उपभाषा कहते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। राजभाषा, हम चलते हैं राजभाषा। राजभाषा की तरफ चलते हैं। राजभाषा, ठीक, पहले तो ये जानिए हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में एक समान है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है विश्व में, पूरे विश्व में हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जो लिखने और बोलने में एक समान जैसी लगती है। तो हम पढ़ेंगे कि राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा है। पहले तो ये जान जाइए हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारे देश में 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और प्रत्येक साल 14 सितंबर को हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो हिंदी दिवस जो पूछे, हिंदी दिवस तो आपको सिर्फ करना है 14 सितंबर। हिंदी दिवस अगर पूछे तो प्रत्येक साल 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है। ठीक, आईएसओ 19 संविधान का अनुच्छेद 343 से लेकर के 52 तक इसका जिक्र किया गया है, लेकिन सर्वप्रथम 14 सितंबर 1949 को इस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए प्रत्येक साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मानक भाषा। मानक भाषा, मानक भाषा, मानक भाषा में थोड़ा चर्चा करेंगे। ये क्या है? विद्वानों और शिक्षाविदों के अनुसार भाषा का मान्य एवं स्वीकृत रूप ही मानक भाषा कहलाता है।
कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक, हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इस कारण इस पर बोलियों और भाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में भाषा में वर्णों या शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं, जिससे शब्द के मानक तथा शुद्ध रूप को पहचानने में कठिनाई हो जाती है। यही कारण है कि भाषा के जिस रूप को विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत किया गया उसे भाषा का मानक रूप कहते हैं। जैसे नए और नए, ठीक है ना, किताब में देख लीजिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।